बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 10 में आज हमारा टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग किस टॉपिक से कनेक्ट है। तो ये जो मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग या सिंपल पेंडुलम, ये एक टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो कि वाइब्रेटरी मोशन से रेलिवेंट है। तो यहाँ हमारे पास पेज नंबर 5 पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। पहले हम उसको समझते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को। ये हमारे पास पेज नंबर 5 पर ये आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये है simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है, या वाइब्रेटरी मोशन जो कर रहा होता है एक सिस्टम, जब उस पर नेट फोर्स लगती है और वो अपनी मीन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है, अपनी मीन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है, और वही नेट फोर्स हमेशा उस मीन पोजीशन से की तरफ मूव करवाती है सिस्टम को, फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और यही जो नेट फोर्स है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ सिस्टम को लाने की कोशिश करती है। इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है, इसको आप दोबारा समझ लें। कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा हो, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगने वाली फोर्स है या रिस्टोरिंग जो फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हमेशा उसको मीन पोजीशन की तरफ वापस लाने की कोशिश करती है। ये हमारी डेफिनेशन थी। इसके बाद हम पेज नंबर 2 पर चलते हैं और यहाँ पर हम इस पिक्चर को समझते हैं, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग कैसे वर्क करता है। इस पिक्चर को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको इसमें सबसे पहले ये आप देखें, इस पर ये जो उन्होंने पॉइंट ए दिया हुआ है, एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स जिस पे एम लिखा हुआ है, ये एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है और एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, और ये ओ इसकी मेन पोजीशन है, ये ओ इसकी मेन पोजीशन है जहाँ पर ये रेस्ट की पोजीशन में है। इस पे फोर्स ज़ीरो है, इस पे अभी हमने कोई फोर्स नहीं लगाई। जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे राइट साइड पर, तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और अपनी फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ आ जाएगा। ये ए के ऊपर आ गया। यहाँ पर मैस जो है वो इसके लूप्स आप देख सकते हैं स्प्रिंग के जो है वो स्ट्रेच हो चुके हैं, और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये वापस इसके अंदर जो अब हमने फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस किया था यहाँ तक लाए थे, तो यहाँ से मीन पोजीशन से ए की तरफ लाए थे, अब इस लूप्स के अंदर वो फोर्स स्टोर हो चुकी है रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर, और यहाँ ये वापस ओ की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ सिस्टम इस स्प्रिंग के अंदर है, स्टोर हुई हुई है, ये इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लाएगी और मीन पोजीशन से ये आगे सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन जो कि बी है उस पर चले जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं सी पार्ट में इस फिगर में दिखाया हुआ है आपको इस जगह पर कि ये मूव करता हुआ बी पर जाएगा और ये स्प्रिंग के जो लूप्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे, आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पर इसके अंदर दोबारा से एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। अब यही रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा इसको पुश करेगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन यहाँ से हम इस तरह कर सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल्स, a restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या काम कर रही है, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को पुश कर रही है या पुल कर रही है, उसको धकेल रही है या खींच रही है वापस मेन पोजीशन की तरफ। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन हो गई। क्योंकि यहाँ पर एक स्प्रिंग भी है और एक स्प्रिंग जो है वो एक मैस के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ हमारे पास एक हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग
एक स्प्रिंग कांस्टेंट भी आएगा जो कि हमें बताएगा कि स्प्रिंग जो है वो कितना सॉफ्ट है या कितना स्टिफ स्प्रिंग है। तो इस पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं यहाँ पर ये क्या बताया है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच आर compressed थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x from the mean position, it exerts a force F on the mass. According to the Hooke's law, this force is directly proportional to the change in length x of the spring. F is directly proportional to x. अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें, यहाँ पर एक इक्वल साइन लगाएं और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के यूज़ करें, तो हमें पता चलेगा एक इक्वेशन है F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, और ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें शो कर रहा है कि F इज़ नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, वापस मीन पोजीशन की तरफ ऑब्जेक्ट को लाने की कोशिश करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमने फोर्स लगाई और इसको ए पर लाई, ए से जैसे इसको छोड़ा तो ये फोर्स इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ ला रही है। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गई। इसी तरह अगर हम इधर से k की वैल्यू फाइंड आउट करें स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम द मीन पोजीशन O एंड k इज द कांस्टेंट कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट, k की वैल्यू हमारे पास माइनस एफ ओवर एक्स आ जाएगी। इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, द वैल्यू ऑफ k इज अ measure of stiffness or of the spring. Stiff spring have large value of k and soft spring have the small value of k. अगर इस जगह पर F इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास K इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एफ एम ए ओवर एक्स, और इसी जगह पर एक्सेलरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालें, A इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स हो जाएगा, और K ओवर एम आप दोनों, आपको पता है ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, K भी कांस्टेंट है और M मैस भी कांस्टेंट होता है, तो X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है। ड्यूरिंग ऑसिलेशन अगर इस सिस्टम को देखें तो ये जो मैस है हमारा m, ये अपनी मीन पोजीशन पर है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन A पर जाएगा और सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन B पर आएगा तो यहाँ पर इन पोजीशंस पर इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस पर ज़ीरो होंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट की वजह से होती है और वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एक्स जो कि, और पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पर ए पर और बी पर, बी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है या इसकी पोजीशन की वजह से जो इसके अंदर एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। जबकि मेन पोजीशन पर अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि इस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो होगी क्योंकि इस जगह पर इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का बताया जा रहा है। और अगर आप इस पेज नंबर 3 पर देखें तो ये जो कुछ भी मैंने आपको पिक्चर से समझाया है, इस पिक्चर पर या यहाँ पर ये जो ऊपर इस पिक्चर पर ये ABC जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, मैच जो है वो कैसे मूव कर रहा है A और B पर, तो ये पैराग्राफ में वही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको इस पिक्चर में समझाया है। इसकी आपने रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी, SHM की डेफिनेशन और यहाँ हुक्स लॉ की डेफिनेशन, और ये छोटी सी एक डेरिवेशन थी। तो अगर हम देखें कि इसमें टाइम जो कंज्यूम हुआ है इस पूरी ऑसिलेशन में, ये ए पोजीशन पर ऑब्जेक्ट आता है, फिर ए से ओ पर आता है, ओ से वापस बी पर आता है, बी पर से दोबारा ए तक आने में जो टाइम कंज्यूम करता है ये सिस्टम, उसमें वो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा। टी इज़ इक्वल टू, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, टी इज़ इक्वल टू 2πm ओवर, ये m इज़ द मास ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट अटैच टू द स्प्रिंग, k इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट, 2π जो है वो एक कांस्टेंट है जो कि एक सर्कल को कंप्लीट, एक साइकिल को कंप्लीट होने में हमें बताता है। t इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर k, ये हमारे पास टाइम पीरियड है इस सिस्टम का जो मूव कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप इसको समझेंगे भी और पढ़ेंगे, नोट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।